नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की क्या है अहम और बड़ी खबरें बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले रुख कर लेते हैं हेडलाइंस का। संसद का बजट सत्र शुरू। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में 2023-24 का आर्थिक सर्वेक्षण किया पेश। वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी। सकल स्थायी पूंजी निर्माण में वास्तविक रूप से 9% की वृद्धि हुई दर्ज। वित्त वर्ष 23 में औसतन 6.7% के बाद वित्त वर्ष 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर रही 5.4%। बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मीडिया को संबोधित। कहा, कल पेश होने वाले बजट 2047 में विकसित भारत के सपने को पूरा करने की रखेगा नींव। नकारात्मक राजनीति पर विपक्ष पर भी जमकर बरसे पीएम। राजनीतिक दलों को अगले 5 साल तक देश के लिए मिलकर लड़ने का किया आग्रह। लोकसभा में नीट यूजी परीक्षा मामले पर विपक्ष का हंगामा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, मामले पर सरकार का रवैया पारदर्शी और निष्पक्ष। पूरे विरोध को बताया राजनीति से प्रेरित। कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक। साथ ही यूपी, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश को नोटिस किया जारी। कहा, दुकान पर मालिक स्टाफ का नाम उजागर करने के लिए नहीं किया जा सकता बाध्य। नीट यूजी पेपर दोबारा कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा, रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में एनटीए ने की गलती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सभी पक्षकारों को सुनने के बाद सुनवाई आगे बढ़ाई। उच्च न्यायालय ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में है मामला लंबित, 30 तारीख को हो सकती है अगली सुनवाई। और सावन का पहला सोमवार आज देश भर के मंदिरों में उमड़ी शिव भक्तों की भीड़। कांवड़ यात्रा को लेकर व्यवस्था चाक चौबंद। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आज आर्थिक सर्वेक्षण 2024 पेश किया। यह सर्वेक्षण भारत की आर्थिक प्रदर्शन का व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है, जिसमें जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और रोजगार शामिल हैं। वित्त मंत्री कल बजट पेश करेंगी। Sir, with your permission, I rise to lay on the table a copy each of the following papers, both in Hindi and English versions. Economic Survey 23-24, Economic Survey 23-24 Statistical Appendix. भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर इस वित्त वर्ष में भी जारी रहेगी। संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2024 में अर्थव्यवस्था की रफ्तार अच्छी रहेगी। गौरतलब है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की वास्तविक जीडीपी 8.2% बढ़ी, जो वित्त वर्ष 2024 की 4 में से 3 तिमाहियों में 8% से अधिक रही। सरकार के पूंजीगत व्यय पर जोर और निजी निवेश में निरंतर गति ने पूंजी निर्माण वृद्धि को बढ़ावा दिया है। 2023 और 24 में सकल स्थायी पूंजी निर्माण में वास्तविक रूप से 9% की वृद्धि दर्ज की गई है। आगे चलकर बेहतर कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट से निजी निवेश को और मजबूती मिलेगी। आवासीय रियल एस्टेट बाजार में सकारात्मक रुझान ये संकेत देते हैं कि घरेलू क्षेत्र में पूंजी निर्माण में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। वैश्विक संकटों, आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों और मानसून की अनिश्चितताओं से उत्पन्न मुद्रास्फीति दबावों को प्रशासनिक और मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाओं द्वारा कुशलतापूर्वक प्रबंधित किया गया है। परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 23 में औसतन 6.7% के बाद वित्त वर्ष 24 में खुदरा मुद्रास्फीति घटकर 5.4% रह गई। विस्तारित सार्वजनिक निवेश के बावजूद सामान्य सरकार के राजकोषीय संतुलन में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। प्रक्रियागत सुधार, व्यय पर नियंत्रण और बढ़ते डिजिटलीकरण से प्रेरित कर अनुपालन लाभ ने भारत को ये सही संतुलन प्राप्त करने में मदद की। वैश्विक स्तर पर वस्तुओं की मांग में कमी के कारण बाहरी संतुलन पर दबाव पड़ा है, लेकिन मजबूत सेवा निर्यात ने इसे काफ़ी हद तक संतुलित कर दिया है। परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 24 के
दौरान सीरी सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% रहा, जो वित्त वर्ष 23 में सकल घरेलू उत्पाद के 2.0% के घाटे से बेहतर है। महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और इसका व्यवस्थित ढंग से विस्तार हुआ है। वित्त वर्ष 2024 में वास्तविक जीडीपी वित्त वर्ष 2020 के स्तर से 20% अधिक थी। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिसे केवल कुछ ही प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं हासिल कर पाई हैं। वित्त वर्ष 2025 में भी मजबूत वृद्धि जारी रहने की संभावनाएं अच्छी नजर आ रही हैं, जो भू राजनीतिक, वित्तीय बाजार और जलवायु जोखिमों पर निर्भर करेंगी। वहीं लोकसभा में नीट को लेकर चर्चा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा कि पेपर लीक का कोई सबूत नहीं मिला है। There is no evidence of paper leak in last 7 years in any numbers. So there are incidents. Already this case, right now, Speaker sir, this case is going in front of Honorable Supreme Court. All the things has come out. Every question has put in front of Supreme Court. Honorable CJI is personally presiding over that bench, and with full responsibility I can say, in last, after NTA, more than 240 examination has been conducted, more than 5 crore students has been applied, and more than 4.5 crore students successfully participated in the examination. These are the all fact and records. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में आमूलचूल परिवर्तन से जुड़े प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि 2010 में कांग्रेस की सरकार इसका बिल लाई थी, लेकिन आज राजनीतिक कारणों से इसका विरोध किया जा रहा है। First time in the 2010 this decision has been taken. Subsequently twice this issue has been raised in front of Honorable Supreme Court. Both the time Honorable Supreme Court has recommended for a single examination in all India level. At first this examination was conducted by CBSE. Subsequently the new agency, National Testing Authority, has been assigned to conduct this examination. This is a continuous process. From the 2010 onward, this debate is on. Those who have decided to conduct that examination in those days, today, due to political reason, they are putting fingers. Today, there is categorical answer from government. Due to Supreme Court's guidance and the instruction, single examination, All India pattern examination is very successfully on. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सरकार कुछ भी नहीं छिपा रही, सिर्फ पटना में एक मामला सामने आया है और बिहार पुलिस मामले की जांच कर रही है। Regarding anomalies and some information of malpractices, yes, Speaker sir, in the out of 4,700 centers, only due to proactive approach of Bihar police, only in one place in Patna and surroundings points, there is an incident of anomaly. Central Bureau of Investigation is getting into the details. Some action has been taken. Nothing is, when hiding nothing, everything is on record. Only singularly one incident is there. That is in around of Patna, and Bihar police and CBI are proactively taking action in that. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा देश की परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए जाने पर शिक्षा मंत्री ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि पूरे सिस्टम पर सवाल उठाना गलत है। चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से इसको निंदा करता हूं। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 को वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में पेश किया। चौधरी महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपनी वरिष्ठ सहयोगी
श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से सांख्यिकी परिशिष्ट सहित आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। Papers to be laid on the table. Shri Pankaj Chaudhary. महोदय, मैं आपकी अनुमति से अपनी वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से सांख्यिकी परिशिष्ट सहित आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की एक प्रति अंग्रेजी तथा हिंदी में सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूँ। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की अगर बात की जाए, राज्यसभा में भी ये पेश किया गया। जहां पर आपको बता दें, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसे राज्यसभा में पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 की अगर बात की जाए, जो कि एक लेखा जोखा सरकार की जो कार्यकाल रहा है पिछला, उसमें किस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन हुआ है और कैसे जो देश है वो आर्थिक वृद्धि की तरफ बढ़ रहा है, इसकी जानकारी इसमें दी गई है। जाहिर तौर पर न सिर्फ एक स्थिरता जो है वो नज़र आई है, बल्कि जिसमें आर्थिक वृद्धि दर की अगर बात की जाए, जो कि करीब 8.2% का भी जिक्र किया गया है। और उम्मीद यही है कि यही स्थिति आगे भी बेहतर बनी रहेगी, यानी इस वर्ष भी माना जा रहा है कि जो स्थिति है वो लगातार बेहतर साबित होती हुई नजर आएगी। पूरे विश्व में अगर देखा जाए, तेज़ी से उभरती हुई भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसके लिए जो अलग अलग कारक हैं, जिसका जिक्र इस आर्थिक सर्वेक्षण में भी किया गया है और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसे राज्यसभा में पेश किया। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो वित्तीय अनुशासन की बात की जाए या स्थिति की बात की जाए, वो फिलहाल क्या दर्ज की गई है वर्ष 2023 और 24 की अगर बात की जाए, इसको लेकर इन्होंने इसे राज्यसभा में पेश किया। बजट से पहले आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो पेश किया जाता है और आज पहले लोकसभा, उसके बाद राज्यसभा में इसे वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पेश किया। इससे पहले आज से शुरू हुए मानसून सत्र की अगर बात की जाए, तो इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्र के सकारात्मक होने की कामना की। उन्होंने देशवासियों को सावन के पहले सोमवार की शुभकामनाएं देते हुए कल पेश होने वाले बजट को अमृतकाल का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट 2047 के विकसित भारत के सपने को मजबूती देने वाला होगा। ये बजट अमृतकाल का एक महत्वपूर्ण बजट है। हमें 5 साल का जो अवसर मिला है, आज का बजट हमारे उन 5 साल के कार्य की दिशा भी तय करेगा। और ये बजट 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, तब विकसित भारत का जो हमारा सपना है, उस सपने को पूरा करने की मजबूत नींव वाला बजट लेकर के हम कल देश के सामने आएंगे। हर देशवासी के लिए एक गर्व की बात है कि भारत बड़ी इकोनॉमी वाले देशों में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। गत 3 वर्षों में लगातार 8% ग्रोथ के साथ, 8% ग्रोथ के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम ग्रो कर रहे हैं। आज भारत में पॉजिटिव आउटलुक, इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस एक प्रकार से अपॉर्चुनिटीज की पीक पर है। ये अपने आप में भारत की विकास यात्रा का
एक अहम पड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के नकारात्मक रवैये पर उन्हें निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का आदेश दिया, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास किया गया। कि पार्लियामेंट के नए संसद गठन होने के बाद जो पहला सत्र था 140 करोड़ देशवासियों ने बहुमत के साथ जिस सरकार को सेवा करने का हुक्म किया है देशवासियों ने, उसकी आवाज को कुचलने का अलोकतांत्रिक प्रयास हुआ। 2.5 घंटे तक देश के प्रधानमंत्री का गला घोंटने का, उनकी आवाज को रोकने का, उनकी आवाज को दबाने का लोकतांत्रिक परंपराओं में कोई स्थान नहीं हो सकता है और इसका कोई पश्चाताप तक नहीं है, दिल में दर्द तक नहीं है। मैं आज आग्रहपूर्वक कहना चाहता हूं, देशवासियों ने हमें यहां देश के लिए भेजा है, दल के लिए नहीं भेजा है। ये सदन दल के लिए नहीं, ये सदन देश के लिए है। ये सदन संसदों तक की सीमा तक नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों की एक विराट सीमा के लिए है। हमारे सभी माननीय सांसद पूरी तैयारी के साथ चर्चा को समृद्ध करेंगे। कितने ही विरुद्ध विचार होंगे, विरुद्ध विचार बुरे नहीं होते हैं, नकारात्मक विचार बुरे होते हैं। जहां सोचने की सीमाएं समाप्त हो जाती है, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को एक विचारधारा, प्रगति की विचारधारा, विकास की विचारधारा, देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना होगा। तो नई विचारधारा यानी सकारात्मकता के साथ हमें आगे बढ़ना होगा और यहाँ नकारात्मकता की कोई जगह नहीं है, कहा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान खाद्य सामग्री की दुकानों पर मालिकों के नाम लिखे जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को नोटिस जारी किया है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार के निर्देश पर भी अंतरिम रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दुकान पर मालिक या स्टाफ का नाम उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो लगातार कांवड़ यात्रा के दौरान दुकानों पर उनके मालिकों के नाम को लेकर ये लगातार जो मसला है चल रहा था, जिस पर सीधा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको बाध्य नहीं किया जा सकता है। और वहीं नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं से जुड़ी याचिकाओं पर इस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में कहा है कि NTA ने कोर्ट के आदेश के पालन में सभी स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया में गलती की है। याचिकाकर्ता के वकील की ओर से दलील दी गई है कि बिहार पुलिस के सामने दर्ज चारों बयानों से साफ है कि पेपर लीक 5 मई को परीक्षा होने से बहुत पहले ही हो गया था। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा है कि एक आरोपी अमित आनंद के बयान से लगता है कि पेपर के सवाल 4 मई की शाम को स्टूडेंट को नहीं मिले और आरोपी अमित आनंद सभी स्टूडेंट को एक जगह लाकर सवाल के जवाब रटाए जाने की बात कर रहा है। हालांकि इन दलीलों को सुनने के बाद CJI ने कहा है कि बिहार पुलिस को दिए गए 4 आरोपियों के बयानों से ऐसा लगता है कि सही जवाब छात्रों को 4 मई को शाम को याद कराए गए। इसका मतलब पेपर 4 मई से पहले ही लीक हो गया। CJI ने कहा कि आरोपी अनुराग यादव के बिहार पुलिस को दिए गए बयान से लगता है कि उसे पेपर 4 मई को मिल गया था। फिर भी हमें देखना होगा कि पेपर लीक क्या पटना हजारीबाग तक ही सीमित था या लीक व्यापक स्तर पर हुई। इस मामले में अब भी सुनवाई जारी है। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की। दरअसल यहाँ पर धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला मामले में आज मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के समक्ष सुनवाई अब आगे बढ़ गई है।
उच्च न्यायालय ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई 30 तारीख को हो सकती है। दरअसल सर्वे रिपोर्ट के क्रियान्वयन एग्जीक्यूशन पर स्टे है। वहीं मुस्लिम पक्ष के वकील सलमान खुर्शीद ने न्यायालय से मांग की कि रिपोर्ट बड़ी है, इसलिए 4 हफ्ते का समय दिया जाए, जिस पर उच्च न्यायालय ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे हटने के बाद कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि भोजशाला परिसर में 98 दिन तक चले सर्वे के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने बंद लिफाफे में 15 जुलाई को हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी थी। सर्वे में एएसआई की टीम को कई प्रमाण और अवशेष मिले हैं, जिन्हें करीब 2000 पन्नों की विस्तारित रिपोर्ट में शामिल किया गया है। एएसआई की टीम ने सर्वे के दौरान फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी भी कराई थी। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने कोर्ट में दायर अपनी याचिका में करीब 1000 साल पुराने भोजशाला परिसर की वैज्ञानिक जांच, सर्वेक्षण के साथ ही ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार सर्वेक्षण की समयबद्ध तरीके से कराने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने एएसआई को सर्वे कराने का निर्देश दिया था। दरअसल पूरा विवाद एएसआई के 2003 के आदेश को लेकर है, जिसमें हिंदुओं और मुस्लिमों में विवाद बढ़ने पर एएसआई ने आदेश जारी कर भोजशाला परिसर में प्रवेश को सीमित किया था। भोजशाला केंद्र सरकार के अधीन एएसआई का संरक्षित स्मारक है। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में भाग लेने पर लगा 58 साल पुराना प्रतिबंध अब हटा दिया है। अब सरकारी कर्मी जो हैं आरएसएस की गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। नवंबर 1966 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये प्रतिबंध लगाया गया था। केंद्र सरकार ने वर्ष 1966, 1970 और 1980 में तत्कालीन सरकारों द्वारा जारी उन आदेशों में संशोधन किया है, जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उसकी उस अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक लगाई गई थी। आरोप है कि पूर्व की कांग्रेस सरकारों ने सरकारी कर्मचारियों के संघ के कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगा दी थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे। हालांकि इस बीच मध्य प्रदेश सहित कई राज्य सरकारों ने इस आदेश को निरस्त कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी केंद्र सरकार के स्तर पर ये वैध बना हुआ था। इस मामले में एक बाद इंदौर की अदालत में चल रहा है, जिस पर अदालत ने केंद्र सरकार से सफाई मांगी थी। इसी पर केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए उक्त प्रतिबंधों को समाप्त करने की घोषणा की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देशों के विकास में आरएसएस के दिए गए योगदान पर सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व में संघ की भूमिका की प्रशंसा भी की है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए निराधार ही प्रतिबंधित उनको किया गया था। शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के देशों के विकास में दिए गए योगदान पर कहा है कि संगठन पिछले 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा है कि आरएसएस के कार्यों और योगदान के लेकर उसको समय समय पर सराहा गया है। राष्ट्र की सुरक्षा, एकता, अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के जितने भी समय आता है, उस समय समाज को साथ में लेकर संघ के कार्यकर्ता लगातार अपना योगदान देते हैं। ऐसे कार्यों को समाज के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने समय समय पर संघ के इस कार्य की प्रशंसा भी की है, परंतु अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है
और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। तो देश के विकास में किस तरह का योगदान आरएसएस का रहा है, इसका जिक्र कर रहे थे आंबेडकर यहाँ पर। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने ममता बनर्जी के बांग्लादेश से आए लोगों को शरण देने के बयान पर कहा है कि ममता बनर्जी ने सीएए का हमेशा विरोध किया है और आज वे इस तरह का बयान दे रही हैं। ममता जी ने कहा है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है तो वो अपने दरवाजे खुले रखेंगी और किसी को भी बंगाल में आने देंगी। बांग्लादेश के लोग हमारे दरवाजे खटखटाएंगे तो जरूर शरण देंगे। आज के अखबार में भी ममता विल गिव शेल्टर इफ एनीवन फ्रॉम बांग्लादेश नॉक्स ऑन आवर डोर। ममता जी, आप वही हैं जिन्होंने सीएए के बारे में कहा था कि हम किसी भी हिंदू, सिख, पारसी या क्रिश्चियन शरणार्थी को जो हिंसा से पीड़ित होकर बंगाल में आएंगे उनको घुसने नहीं देंगी। ममता जी ने सीएए का हमेशा विरोध किया है। इसके साथ ही रविशंकर प्रसाद ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि इंडी गठबंधन के नेता संविधान की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार ममता सरकार के पास विदेश से आए लोगों को बसाने का अधिकार नहीं है। बार बार ममता जी और अखिलेश यादव भी थे और राहुल गांधी ये संविधान की बात करते हैं। संविधान में आपको यह अधिकार है क्या? यह अधिकार भारत सरकार का है, केंद्र सरकार का है। आप भी केंद्र मंत्री रही हैं। दिस पावर डज नॉट बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट एट ऑल। किसको नागरिकता देनी, किसको बसाना, किसको नहीं बसाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान लोगों से मुलाकात की। उन्होंने लगभग 300 लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुन उनके समाधान का आश्वासन दिया। वहीं लोगों की समस्याओं के संबंध में अधिकारियों को निर्देश भी दिए। हरियाणा के नूंह जिले में आज से शुरू होने वाली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा को लेकर राज्य सरकार अलर्ट पर है। जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा उपाय के तौर पर आज शाम 6 बजे तक इंटरनेट सेवा रोकी गई है। इसके साथ साथ एसएमएस सर्विस को भी सस्पेंड किया गया है। जिले में मार्ग बदले जाने से संबंधित परामर्श जारी किया गया है। पूरे क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई बल, हरियाणा पुलिस और होमगार्ड के जवानों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है और ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। जलाभिषेक यात्रा नलहरेश्वर महादेव मंदिर से शुरू होगी और विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए मंदिर में जलाभिषेक के साथ संपन्न होगी। समूचे ब्रजमंडल में सावन के पहले सोमवार के अवसर पर शिवालयों में बम बम बोले के जयकारों की गूंज है। सोमवार तड़के ही शिवालयों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लग गईं। मथुरा के भूतेश्वर, कामेश्वर, चकलेश्वर और गोपेश्वर महादेव मंदिरों में सुबह से भक्तों का तांता लगा रहा। भक्तों ने जलाभिषेक कर मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। मंदिरों में ही सुबह से ही हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है। केदारनाथ में दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों के लिए यहां आना और बाबा के दर्शन का अनुभव जितना आत्मीय है उतना ही उन्हें यहां मौसम पसंद आ रहा है। इसके साथ ही श्रद्धालु प्रशासन की ओर से की गई तीर्थ यात्रा की तैयारियों की भी तारीफ कर रहे हैं। मैं दिल्ली से आई हूँ और यहाँ पे आके इधर का वेदर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्था जिस तरीके से कर रखी है बारिश में लोगों के लिए, वो बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। प्रॉपर लाइन से आ रहे हैं लोग और अंदर भी बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। आज सोमवार है, पहला सावन है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना आनंद में है, बहुत ज़्यादा आनंद में है। मन एकदम बहुत खुश है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, दर्शन बहुत अच्छे हुए हैं। बहुत आनंद आ रहा है। सारी व्यवस्था अच्छी है, पंडित जी अच्छे हैं, महाराज जी अच्छे हैं, सब बहुत प्यार से दर्शन कराते हैं और यहाँ व्यवस्था तो बहुत अच्छी कर रखी है प्रशासन। बहुत अच्छा लग रहा है बाबा के दरबार में और फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है डीडी न्यूज़ पर। वित्त
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 7वां बजट। देश के लोगों की उम्मीदें अपार। किस सेक्टर के लिए क्या है खास, किसकी पूरी हुई आस। होगी वित्त मंत्री से खास मुलाकात, जानेंगे कारोबार जगत की भी प्रतिक्रिया। देखिए देश के बजट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले। बजट 2024 23 जुलाई को सुबह 7 बजे से सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए दिन की करें शुरुआत भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत और स्वास्थ्य के साथ। स्वास्थ्य में उपयोगी आयुष पद्धतियों का विज्ञान, संस्कृति, कला, योग का अद्भुत ज्ञान। देखिए विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम डीडी न्यूज पर। आर्थिक जगत की सुर्खियां आम आदमी के लिए क्या है मायने। शेयर बाजार और दूसरे फाइनेंशियल मार्केट्स के तमाम अपडेट्स। कारोबार जगत की बड़ी खबरों का सटीक और सरल विश्लेषण। देखिए इकोनॉमी टुडे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण बात, देश के प्रख्यात विशेषज्ञों के साथ कैसे हो रोग के लक्षणों की पहचान। यदि आप हैं किसी रोग से परेशान, फोन और ईमेल के माध्यम से पूछें अपना सवाल। विशेषज्ञों से मिलेगा सही समाधान। देखिए स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम टोटल हेल्थ सिर्फ डीडी न्यूज पर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में मोदी 3.0 का पहला बजट हो रहा तैयार। देश के लोगों को है उम्मीदें अपार। किस सेक्टर को क्या मिलेगा खास। गांव, गरीब, युवा, किसान, महिला, किस किस की पूरी होगी आस। बजट पर देश की उम्मीदों पर आधारित हमारा खास शो बजट 2024 तीसरी आर्थिक महाशक्ति की ओर, सिर्फ डीडी न्यूज पर। साइबर वर्ल्ड में कितने सुरक्षित हैं आप? ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग, वायरस अटैक से कैसे बच सकते हैं आप? टेक्नोलॉजी के साथ सेफ रहने का भी है चैलेंज। आपको सावधान करने के लिए ला रहे हैं कार्यक्रम साइबर अलर्ट। और श्रावण मास के पहले सोमवार को आज अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी है। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला श्रावण मास है। मध्य रात्रि से ही अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु सरयू में डुबकी लगा कनक भवन, हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ के प्रसिद्ध शिव मंदिर में शामिल नागेश्वर नाथ और धीरेश्वर नाथ सहित भोले शंकर के मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ है, जहां शिव के जयकारों के बीच भक्त दुग्धाभिषेक और जलाभिषेक कर रहे हैं। इस बीच अयोध्या की सड़कों पर कांवड़ियों की बोल बम, डाक बम और हर हर महादेव की भी गूंज हो रही है। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और संवेदनशील स्थलों पर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। चित्रकूट में सावन माह के प्रथम सोमवार पर लाखों शिव भक्त रामघाट स्थित मत गजेंद्रनाथ शिव मंदिर में जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख है कि सृष्टि रचना पूर्व भगवान ब्रह्मा ने यहाँ यज्ञ कर शिवलिंग की स्थापना की थी और भगवान श्री राम ने अपने वनवास काल में यहाँ शिवलिंग स्थापित कर पूजा अर्चना किया। तीसरा शिवलिंग अत्रि मुनि द्वारा और चौथा शिवलिंग सांडिल्य ऋषि ने स्थापित किया। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसकी जलहरी में 4 शिवलिंग स्थापित हैं जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। जो कठिन समय है उसको भी नष्ट करने वाले हैं भोलेनाथ भगवान शिव। भोलेनाथ शिव जो हैं वो भक्तों के प्रति सदैव उदार चित्त रहते हैं। उनका षोडशोपचार पूजन करना चाहिए, जबकि वह ऐसे देवता हैं
कि जल मात्र से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। ये चित्रकूट के अधिपति महाराजा धीराज श्रीमती गजेंद्रनाथ सरकार का मंदिर है। यहाँ पर एक वेदी में 4 शिवलिंग विराजित हैं, जो अलग अलग देवताओं के द्वारा स्थापित है। यहाँ पर के पूजा करने वाले जीव को जीव की सभी कामनाएं पूरी करते हैं। 4 शिवलिंग क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रतीक हैं। जो जीव जैसी भावना लेकर के इनकी शरण में आता है, भगवान उनकी कामना पूरी करते हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के प्रसिद्ध पौराणिक लौधेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्तों की आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग बम बम भोले और हर हर महादेव के नारे लगाते हुए मंदिर में जलाभिषेक करने पहुंचे। रात करीब 12 बजे मंदिर के कपाट खुलते ही कतार में खड़े शिव भक्तों ने भगवान लौधेश्वर महादेव की गर्भगृह में पहुंचकर जलाभिषेक किया। इस दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से शिव भक्तों की सुविधा के लिए मंदिर के चारों ओर बैरिकेडिंग के साथ ही सैकड़ों की संख्या में तैनात पुलिसकर्मी भी सहित महिला पुलिस व गोताखोर नाविक भी सुरक्षा व्यवस्था में वहां पर तैनात किए गए। इस बार सावन 3 पक्ष का है, 2 शुक्ल पक्ष हैं, 1 कृष्ण पक्ष, और ऐसा योग कई सालों के बाद बना है। और ये लौधेश्वर महादेव का मेला आज से नहीं, हजारों वर्ष से लग रहा है। इनका पूजन चारों युगों में हुआ है। जैसे कि सतयुग में 12 भगवान से पूजित हैं, त्रेता में राम लक्ष्मण से पूजित हैं, और द्वापर में भगवान कृष्ण और पांडवों से पूजित हैं। कलयुग में ये हम लोगों के पूर्वज लोधे राम अवस्थी से पूजित हैं। ये कामद शिवलिंग है, सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता है। मैं यहाँ पे आया हूँ दर्शन करने महादेवा में बाबा भोलेनाथ के, और ये अग्रत बहुत बड़ा मंदिर है। जैसा कि बताते हैं यहाँ पे कि यहाँ की सारी मन्नत पूरी होती है, वो सच्चा दरबार है। यहाँ हम बचपन से आ रहे हैं, साल में लगभग मतलब कई बार आते हैं सोमवार को। महाराष्ट्र के सांगली जिले में लगातार बारिश के कारण कृष्णा और वरना नदियों का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बढ़ गया है। सांगली के आसपास रहने वाले लोगों और प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है। वहीं कर्नाटक में अलमाटी और हिप्पारगा बांधों से पानी अधिक छोड़ा जा रहा है। वहीं नदी के किनारे बसे लोगों को वैकल्पिक स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। इसके अलावा महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में कल से जगबूढ़ी नदी का जलस्तर कम हो गया है। जिले के अन्य नदियों के जलस्तर में भी कमी आई है। इससे कई जगहों पर बनी बाढ़ की स्थिति कम हो गई है। इस बीच मौसम विभाग ने रत्नागिरी जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना की अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं की सुनवाई आज होगी। 2 गैर सरकारी संगठनों कॉमन कॉज और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की याचिका पर मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की बेंच इस पर सुनवाई कर सकती है। इस केस से जुड़ी याचिकाओं में 2 मांगे रखी गई हैं। पहला, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कॉरपोरेट्स और राजनीतिक दलों के बीच लेन देन की जांच SIT से कराई जाए। SIT की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करें। दूसरी मांग है कि आखिर घाटे में चल रही कंपनियां, यानी कि शेल कंपनियां भी जिसमें शामिल हैं, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को कैसे फंडिंग की, लिहाजा इस राशि को सियासी दलों से वसूला जाए। इसके पीछे की दलील है कि ये अपराध से जरिए कमाई की गई राशि है। मार्च 2024 में इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आने के बाद याचिका लगाई गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फरवरी के फैसले में चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था, जिसके तहत राजनीतिक दलों को गुमनाम तरीके से धन दिया जा सकता था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तुरंत चुनावी बॉन्ड जारी करना बंद करने का आदेश दिया गया था। और अब बात कर लेते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों की। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस बात की घोषणा उन्होंने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के माध्यम से की। बाइडेन ने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है और इसके साथ ही उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी के नए उम्मीदवार के रूप में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का समर्थन किया है। बाइडेन का ये निर्णय पिछले महीने रिपब्लिकन प्रतिद्वंदी और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रेसिडेंशियल डिबेट के बाद आया है।